हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देख रखा था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का हम लोगों ने देखा था जरा सा इंट्रोडक्शन। तो हमने बात की थी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, और वो भी आर्टिकल 370A के हटने के बाद अब यहाँ भी अप्लाई होता है। फिर हमने बोला ये 1 जुलाई 1930 को फोर्स में आया था। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी बायर की। तो बायर का मतलब है द पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड, और सेलर कौन होता है? द पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स द गुड्स विल बी कॉल्ड एज योर सेलर। ओके, तो ये हमने डेफिनेशंस भी यहाँ पर देख के रखी हुई थी। फिर इसके बाद हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर देखा था, दैट वाज गुड्स। ओके, तो गुड्स क्या होते हैं बच्चों? गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी तो वो आपकी गुड्स बनने वाली है। अदर देन, इसमें क्या कवर नहीं होगा? एक्शनेबल क्लेम कवर नहीं होगा और मनी इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ऐसा पैसा जो आपको रिसीवेबल तो होगा बट जिसके लिए आपको कुछ एडिशनल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे या आपको स्यू करना पड़ेगा, तो उसे बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम्स। तो ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आते, बट इसमें और क्या आएगा? स्टॉक एंड शेयर्स आ जाता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आ जाएगी, ग्रास आ जाएगा, और थिंग्स अटैच टू अर्थ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच हैव टू बी सीवर्ड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कोई चीज जो आपके अर्थ को अटैच्ड है जिसे निकालना पड़ेगा बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो आपके गुड्स के अंदर आ जाती है। इतना हम लोगों ने देखा था। नाउ we are going ahead with very important part, and that is classification of the goods. तो please be focused. हेडिंग डाल देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। आपके ये जो भी गुड्स है तो इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 टाइप्स में कर दिया गया है। ओके, 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया है गुड्स का। एक होते हैं आपके एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होते हैं आपके फ्यूचर गुड्स, और एक होते हैं आपके कंटिजेंट गुड्स। ओके, तो देयर आर 3 क्लासेस ऑफ योर गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिजेंट गुड्स। ठीक है, तो हम इन्हें अब ब्रॉडली समझ के लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स किसे बोला जाएगा? द गुड्स विच आर रेडी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस, विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल, at the time of sale or contract of sale और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब क्या हुआ? ऐसे गुड्स जो एग्जिस्टेंस में है एट द टाइम ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उन्हें हम लोग नाम क्या देने वाले हैं? आपके एग्जिस्टिंग गुड्स नाम देंगे। ओके, फॉर एन एग्जांपल, जैसे बच्चों आप लोग चले गए कोई पर्टिकुलर ग्रोसरी शॉप में, ओके, और वहां पे आप लोगों को डेयरी मिल्क की सिल्क परचेस करनी है। ओके, डेयरी मिल्क की सिल्क आपको परचेस करनी है, तो आप चले जाओगे उसके पास में और बोलोगे साहब मुझे डेयरी मिल्क की सिल्क दे देना। वो बंदा आपको फटाक से निकाल के देगा, आप उसे पेमेंट करोगे, वो आपको सिल्क निकाल के देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वो पर्टिकुलर सेलर सेल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में कर रहा था तो वैसे टाइम को वो गुड्स अवेलेबल थे, वो डेयरी मिल्क अवेलेबल थी, वो डेयरी मिल्क एग्जिस्टेंस में थी। तो ऐसे गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम एग्जिस्टेंस में होंगे तो दे विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट? एग्जिस्टिंग गुड्स। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा? ओके, तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के वक्त जो गुड्स आपके एग्जिस्टेंस में रहेंगे उसे हम लोग नाम क्या देने वाले? एग्जिस्टिंग गुड्स। ऐसे मान के चलो, अब मैं आज से 3 साल पहले गया था हमारे क्लासेस के लिए चेयर्स परचेस करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स है वो चेयर्स पे बैठेंगे, वो हिसाब से मैं गया था एंड अकॉर्डिंगली मैंने चेयर परचेस करके लाई। बट जैसे मैं गया था उस शॉप में,
मैंने बोला साहब मेरे को चेयर्स चाहिए, तो वो पर्टिकुलर बंदे के पास चेयर्स अवेलेबल थी, मतलब वो जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहा था या सेल कर रहा था मुझे, तो वैसे वक्त उसके पास में ये चेयर्स अवेलेबल थी। तो बोलने का मतलब है ये गुड्स अवेलेबल थे, ये गुड्स एग्जिस्टेंस में थे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या सेल। तो ऐसे गुड्स को हम लोग नाम क्या देने वाले, एग्जिस्टिंग गुड्स नाम देंगे। दे विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट, एग्जिस्टिंग गुड्स। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके अब बच्चों फिर फ्यूचर गुड्स क्या होंगे, ये तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो। द गुड्स विच आर to be manufactured or produced or to be acquired after the contract of sale, after the contract of sale। ओके तो ऐसे गुड्स को आप लोग फ्यूचर गुड्स बोलोगे। मतलब क्या हुआ, जब आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल खत्म हो जाता है, मतलब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गुड्स को सेल और परचेस करने का, तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फिर जो आपके गुड्स है वो या तो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या तो प्रोड्यूस किए जाएंगे या एक्वायर किए जाएंगे। तो ऐसे गुड्स को आप लोग कौन से गुड्स बोलोगे, फ्यूचर गुड्स बोलोगे, क्योंकि ये गुड्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टेंस में नहीं थे। तो ऐसे गुड्स को आप लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब बच्चों मैंने पहले जब चेयर्स लेके आया था अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए, अपने क्लास में चेयर्स हुआ करती थी पहले, तो प्रॉब्लम क्या होती थी, जो इंटर के स्टूडेंट होते थे तो उनके मॉड्यूल्स पहले ही मोटे मोटे हुआ करते थे। अकाउंट जैसा सब्जेक्ट अगर चल रहा है तो नोटबुक मेंटेन करो, प्लस उसके साथ में वो कैल्सी होता था, प्लस वो मॉड्यूल्स इतने मोटे मोटे, तो वो बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट जाता था वो चेयर्स पे ये सारा कुछ लिखना करना, ये सब बातें बहुत डिफिकल्ट होती थी। तो हैव डिसाइडेड दैट कि यार अपन अपने क्लास के अंदर अब बेंचेस लगाएंगे। ओके अब बेंचेस लगाने थे तो मैं दुकानों दुकानों में घूमने लगा, शॉप शॉप में भटकने लगा, तो एक भी मेरे को शॉप ऐसे नहीं मिली जहां पे बेंचेस ऑलरेडी बने हुए थे। मैं जिस किसी शॉप में जा रहा था तो वहां पर मेरे को पूछा जा रहा था, भाई आपको कितने मेजरमेंट के बेंचेस चाहिए, आपको कितने साइज और कितने हाइट वगैरह वगैरह के आपको बेंचेस चाहिए, ये वहां पे मुझे बताना पड़ रहा था। और एक बार रेट वगैरह कंफर्म हो गया तो मैंने एक बंदे को डन कर दिया कि भाई तेरा जो रेट है वो मुझे सबसे ज्यादा पटा भी है और तेरे डिजाइन ऑफ बेंचेस जो तू मेरे को बता रहा है वो भी सारा बहुत अच्छा है। तो अकॉर्डिंगली मैंने एक बंदे को कांटेक्ट किया कि तू मुझे बेंचेस सप्लाई करना। बट याद रखो उस टाइम जब मैंने कांटेक्ट किया तब ये बेंचेस अब एग्जिस्टेंस में नहीं थे। ओके तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, मेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेस हुआ बट वो सामने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ। तो उस बंदे ने जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया उसके बाद वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाला था या प्रोड्यूस करने वाला था या एक्वायर करने वाला था। तो बच्चों जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद या तो गुड्स को आप मैन्युफैक्चर करोगे या तो गुड्स को आप प्रोड्यूस करोगे या तो गुड्स को आप एक्वायर करोगे, तो वैसे गुड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर गुड्स। मतलब जो गुड्स रेडीमेड अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके एग्जांपल यहां पे क्या बोला, बेंचेस मेड आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके तो बोलने का मतलब यही है बच्चों, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तब गुड्स आपके एग्जिस्टेंस में नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद आपके गुड्स या तो मैन्युफैक्चर होने वाले होते हैं या तो प्रोड्यूस होने वाले होते हैं या तो एक्वायर किए जाने वाले होते हैं। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या नाम देने वाले, फ्यूचर गुड्स नाम देने वाले। आई होप सबके दिमाग में ये बातें अच्छे से जा चुकी होगी। ओके तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा हो गया, एग्जिस्टिंग गुड्स का। तो मतलब जो गुड्स एग्जिस्टेंस में होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसे बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। फिर आते हैं आपके फ्यूचर गुड्स।
मतलब जो गुड्स आपके मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस होंगे या एक्वायर किए जाएंगे आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ उसके बाद जाके ये या तो मैन्युफैक्चर हो गए या प्रोड्यूस हो गए या एक्वायर होंगे, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स। ओके, एक और वैरायटी होती है बच्चों कंटिंजेंट गुड्स। ओके, ये क्या होता है, द गुड्स हुज existence or acquisition depends on contingent event or uncertain event, those goods will be called as contingent goods. Okay, will be called as contingent goods. अब इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुना। ऐसे गुड्स जिनका एग्जिस्टेंस बोलो या एक्विजिशन बोलो वो डिपेंड होता है कोई कंटिंजेंट इवेंट पे, कोई अनसर्टेन इवेंट पे। मतलब फ्यूचर में कोई इवेंट अगर हो सकता तो एग्जिस्टेंस में आएंगे गुड्स, वो नहीं हुआ तो एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे गुड्स। तो जब ऐसे अनसर्टेनिटी पे कोई गुड्स डिपेंड हो गए तो ऐसे गुड्स को आप लोग क्या नाम देने वाले, कंटिंजेंट गुड्स नाम देने वाले। ओके, जैसे अगर कोई शिप में गुड्स आ रहे हैं और मैं वो गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसी थर्ड पार्टी के साथ में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तभी पॉसिबल होगा जब वो शिप सही सलामत हमारे इंडिया पहुंच जाएगी या मेरे पर्टिकुलर सिटी तक पहुंच जाएगी, तभी जाके क्या होने वाला है बच्चों, मुझे वो गुड्स अवेलेबल होने लग जाएंगे। ओके, बोलने का मतलब है ये गुड्स ऐसे है जो आपके पास कब आएंगे, जब आपका कोई पर्टिकुलर इवेंट हैपन होगा। और इवेंट कौन सा है, सही सलामत शिप का इंडिया में लौटना। अगर वैसा हुआ तो गुड्स अवेलेबल होंगे और तभी आप किसी थर्ड पार्टी को सेल कर पाओगे। तो ऐसे जो गुड्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज योर कंटिंजेंट गुड्स। आई होप सबके दिमाग में क्या है। तो हम लोग इसका यहां पर एग्जांपल लिख के रख देते हैं, गुड्स इन अ शिप, गुड्स इन अ शिप। तो अगर शिप सही सलामत यहाँ पे आ जाए तो ये गुड्स अवेलेबल होंगे, अदरवाइज दिस गुड्स विल नॉट बी अवेलेबल। ओके, तो बच्चों ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो तीन टाइप के आपके गुड्स यहाँ पे निकल के आए हैं। एक है एग्जिस्टिंग गुड्स, और एग्जिस्टिंग गुड्स का हमने मीनिंग क्या देखा, जो गुड्स एग्जिस्टेंस में होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उन्हें हम लोग बोलने वाले हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। फिर उसके बाद में आते हैं फ्यूचर गुड्स, मतलब जो गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और टू बी एक्वायर्ड, मतलब जो मैन्युफैक्चर होने हैं या प्रोड्यूस होने हैं या उसे एक्वायर करना है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद का, तो उसे आप लोग क्या नाम दोगे, फ्यूचर गुड्स नाम दोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, बेंचेस है, ठीक है। तो बेंचेस का जब आप लोग सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दोगे उसी के बाद वो बंदा बनाने लगेगा, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। एंड एट लास्ट देयर वाज कंटिंजेंट गुड्स। तो कंटिंजेंट गुड्स के बारे में हम लोगों ने क्या बोला, द गुड्स हुज एग्जिस्टेंस और एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन कंटिंजेंट इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। ओके, तो ऐसे गुड्स जो कंटिंजेंट होते हैं, कोई अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको कंटिंजेंट गुड्स बोला जाएगा। अब बच्चों याद रखना, ये जो यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग गुड्स दिए गए हैं इसके भी फर्दर तीन टाइप्स निकल के आ सकते हैं। ओके, तो एग्जिस्टिंग गुड्स के कौन से तीन टाइप्स निकल सकते हैं, प्लीज आराम से आप लोग देख के लेना। तो इसमें आते हैं बच्चों स्पेसिफिक गुड्स, फिर आते हैं आपके असर्टेन गुड्स, और फिर आते हैं अनएसर्टेन गुड्स। ओके, तो बोलने का मतलब है, वैसे तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखोगे तो आपको तीन टाइप के गुड्स नजर आएंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। ओके, एग्जिस्टिंग गुड्स बोले तो जो गुड्स एग्जिस्टेंस में है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या सेल, तो उन्हें आप लोग एग्जिस्टिंग गुड्स बोलते हो।
और एग्जिस्टिंग गुड्स के बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप्स निकल के आते हैं। और कौन से तीन टाइप्स निकल के आ रहे हैं? स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और लास्ट में आता है आपका अनएसर्टेन गुड्स। ठीक है, अब जिसमें स्पेसिफिक गुड्स का मीनिंग क्या निकलता है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। जो गुड्स आपके असर्टेन है एज वेल एज आइडेंटिफाइड भी है, असर्टेन है और आइडेंटिफाइड भी है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो ऐसे गुड्स को आप लोग बोलने वाले हो स्पेसिफिक गुड्स। ओके, तो मतलब जो गुड्स असर्टेन किए हुए हैं और आइडेंटिफाई भी किए हुए हैं, कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उन्हें आप लोग स्पेसिफिक गुड्स बोलोगे। ओके, जैसे असर्टेन का मतलब क्या है? हमने उसे पहले से डिसाइड कर दिया, और आइडेंटिफाई का मतलब है हमने स्पेसिफिकली बोला कि हमें यही गुड्स चाहिए, तो फिर वो जो गुड्स होंगे उन्हें आप लोग स्पेसिफिक गुड्स बोलने वाले हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, आप लोग लेट से कोई सेल फोन लेने पहुंच जाते हो। ओके, तो आप जो भी सेल फोन लेने जा रहे हो, तो लेट से आईफोन की कोई एक पर्टिकुलर सीरीज है, तो वो आप लोग परचेस करना चाह रहे हो, तो आप जाके वहां पर उसी पर्टिकुलर फोन का आप लोग मॉडल नंबर बताते हो, तो वो आपका शॉपकीपर बराबर आपको उसी मॉडल नंबर का फोन बता देता है। तो वैसे गुड्स आपके क्या बन जाएंगे? स्पेसिफिक गुड्स, क्योंकि वो असर्टेन भी होते हैं और आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करोगे तो उसी वक्त डिसाइड हो जाएगा कि हमें कौन सा गुड्स वहां पर लेना है। ओके, वहां पे इतने सारे आपके सामने सेलफोन्स होते हैं, बट उसमें से आप एक स्पेसिफिक सेलफोन की ही बात करते हो, उतना ही असर्टेन करते हो एज वेल एज आइडेंटिफाई भी करते हो, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक गुड्स। ओके, तो यहां पर लिख सकते हो एग्जांपल के लिए, सेलफोन ऑफ स्पेसिफिक ब्रांड। तो आपने कोई स्पेसिफिक ब्रांड का सेलफोन वहां पे बोल दिया, तो वो आपका बन जाएगा स्पेसिफिक गुड्स। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा तभी आपको आइडेंटिफाई भी हो गया कि हमें कौन सा गुड्स लेना होगा, तो ऐसे गुड्स को आप लोग क्या बोलोगे? स्पेसिफिक गुड्स। ओके, उसके बाद यहां पर आते हैं आपके असर्टेन गुड्स। ओके, तो असर्टेन गुड्स क्या होते हैं? ये आइडेंटिफाइड होते हैं आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, तो ऐसे गुड्स को आप लोग क्या बोलने वाले हो? असर्टेन गुड्स। ओके, और ये भी याद रखना बच्चों, फ्रॉम अ लॉट इफ some goods are separated, some goods are separated, तो उन्हें भी आप लोग असर्टेन गुड्स बोलोगे। ओके, बोलने का मतलब क्या है? जो गुड्स आइडेंटिफाई होता है कब? आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर दिया और उसके बाद जो आइडेंटिफाई होता है, तो उसे आप लोग असर्टेन गुड्स बोलते हो। ओके, या फिर किसी लॉट में से जब आप कुछ गुड्स सेपरेट कर देते हो, तो उसे भी आप लोग असर्टेन गुड्स बोल दोगे। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर ए नाम का बंदा है, ये बी नाम के बंदे के पास में गया और इसके पास इतना सारा कॉटन यहाँ पे पड़ा हुआ है। किसके पास? बी के पास। तो ए ने बोला मेरे को 50 बेल्स ऑफ कॉटन चाहिए। ओके, 50 बेल्स ऑफ कॉटन चाहिए, और ऐसा मानो यहाँ पे 150 बेल्स ऑफ कॉटन पड़ी हुई है। तो ये बंदे ने सिर्फ 50 बेल्स ऑफ कॉटन बोला, रेट वेट डिसाइड हुआ और दोनों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है। ओके, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो गया, बट ये 50 बेल्स देखो, यहाँ पे 150 बेल्स ऑफ कॉटन है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, 3 पार्ट्स में, बट इसमें से गुड्स सेपरेटेड नहीं हुए हैं। ये पर्टिकुलर लॉट में से गुड्स अभी तक सेपरेट नहीं हुए हैं, तो ये सेपरेट कब किए जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद सेपरेट किए जाते हैं। ओके, तो मतलब ये आइडेंटिफाई कब होगा?
आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तो बच्चों ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, असर्टेन्ड गुड्स बोलने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना असर्टेन गुड्स किसको बोलेंगे, जो आइडेंटिफाई होते हैं आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ उसके बाद जो आइडेंटिफाई होगा दे विल बी कॉल्ड एज योर असर्टेन गुड्स। ये चीज याद रखना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जब किसी एक लॉट में से कुछ गुड्स आप लोग सेपरेट कर देते हो तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, असर्टेन गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला एक लॉट ऑफ कॉटन है, इसमें से आप पहले डिसाइड तो कर ले रहे हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हो जा रहा है कि भाई गुड सेल करने वाले 50 बेल्स ऑफ कॉटन सेल होने वाली है, ये डिसाइड तो हो गया। बट एक्चुअल में इसका आइडेंटिफिकेशन कब होता है, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ऐसे जो भी गुड्स रहेंगे तो उन्हें हम लोग क्या बोलने वाले, असर्टेन्ड गुड्स बोलने वाले हैं। आई होप ये सब लोग अच्छे से याद में रखेंगे। ओके, तो दो टाइप के गुड्स हमने देखे, स्पेसिफिक गुड्स देखा और असर्टेन गुड्स देखा। मोर और लेस अगर एक बात बताओ बच्चों, तो असर्टेन गुड्स आर जस्ट लाइक स्पेसिफिक गुड्स, तो ये स्पेसिफिक गुड्स के तरह ही होते हैं आप लोगों के ये पर्टिकुलर असर्टेन गुड्स। देखो ये जो मैं यहाँ पे पॉइंटर लिखा रहा हूँ डायग्रामेटिकली, उसमें मैं पूरे के पूरे इसके पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, तो आपका काम बनेगा इसे आप लोग अच्छे से समझ के ध्यान में रखना। ओके, तो दो टाइप के हम लोगों ने यहाँ पे गुड्स देख लिए, स्पेसिफिक हो गया, असर्टेन हो गया। ओके, तो स्पेसिफिक कब होता, जब वो असर्टेन भी है, आइडेंटिफाइड भी है, कब, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम। मतलब हमारे दिमाग में एक टक्का भी डाउट नहीं है, हमें परफेक्टली पता है कि हमें कौन सा गुड्स चाहिए, तो उसे बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स किसको बोलेंगे, जो आइडेंटिफाई हो रहा है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता और उसके बाद अगर उसे असर्टेन किया जाए तो उसे असर्टेन गुड्स बोलेंगे। या फिर कोई लॉट में से जब हम कुछ गुड्स सेपरेट करते हैं तो वो बन जाएंगे आपके असर्टेन गुड्स। और ये भी चीज याद रखना, असर्टेन गुड्स मोर और लेस आपके किसके जैसे होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स के जैसे ही होते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आता है बच्चों अनसर्टेन गुड्स। तो अनसर्टेन गुड्स का मतलब क्या है, आइडेंटिफाइड, असर्टेन नहीं होगा, कब, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा तो ना ही ये गुड्स आइडेंटिफाई होते हैं और ना ही असर्टेन्ड होते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या नाम देने वाले, अनअसर्टेन्ड गुड्स नाम देने वाले। ठीक है, तो जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ना ही आइडेंटिफाई होते हैं और ना ही ये असर्टेन्ड होंगे, तो इन्हें हम लोग नाम क्या देने वाले हैं, अनअसर्टेन गुड्स देने वाले। ओके, ये सिर्फ इंडिकेट होते हैं, इंडिकेटेड बाय सैंपल। ओके, इन गुड्स को सिर्फ समझा जाता है काय के थ्रू, सैंपल के थ्रू। ओके, अब मेन गुड्स आपके कैसे रहेंगे, या मैं बोलूंगा असर्टेन्ड ये कब होते हैं, असर्टेन्ड ओनली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इसका मतलब ये ऐसे गुड्स होते हैं जो असर्टेन होते हैं, जो पता कब चलते बताना, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ऑफ गुड्स के बाद पता चलते हैं। मतलब एक बार डिलीवरी हो गई उसी के बाद ये गुड्स पता चलेंगे कि एग्जैक्टली ये गुड्स थे क्या। तो ऐसे जो गुड्स रहेंगे इन्हें हम लोग क्या नाम देने वाले, अनअसर्टेन गुड्स नाम देंगे। ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, एक इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट के पैकेट्स पड़े हुए हैं। ओके, और आप चले गए हो वहां पे कस्टमर बनके और आपको परचेस करना है कोई एक पैकेट। अब सारे सॉल्ट के पैकेट तो है एक ही जैसे, तो आपने सामने वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे को एक सॉल्ट का पैकेट चाहिए, बट एग्जैक्टली कौन सा पैकेट चाहिए, यहाँ पे मान के चलो 50 पैकेट्स पड़े हुए हैं, तो 50 में से आप कौन सा पैकेट सिलेक्ट करोगे आपको भी नहीं पता, और वो कौन सा पैकेट देने वाला है ये उसको भी नहीं पता। तो बेटा
ऐसे जो गुड्स होंगे उन्हें बोलते हैं अनएसर्टेन्ड गुड्स। ओके, तो ये गुड्स तभी पता चलते हैं जब उसकी डिलीवरी होती है। तो वो जब हमें डिलीवर करेगा तभी हमें कहीं ना कहीं वो पता चलेगा कि वो सॉल्ट का पैकेट हमारे पास में कौन सा वाला आया हुआ है। ओके, तो बच्चों ऐसे जो गुड्स होते हैं उन्हें आप लोग कौन से गुड्स बोलोगे? अनएसर्टेन गुड्स। वैसे देखा जाए तो तीनों में भी कोई बहुत बड़ा फर्क है नहीं। ओके, बट सिर्फ मोटा मोटा बोलूं तो भाई स्पेसिफिक गुड्स, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तब आपको श्योर शॉट पता है कि आपको यही गुड्स लेने हैं, तो वो बन जाते हैं स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन बोले तो एक लॉट होता है, लॉट में से आप पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते हो और फिर इसमें से कौन सा वाला लॉट उठाना ये आप डिसाइड करते हो, तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं असर्टेन। ओके, इसमें पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, फिर कौन सा वाला लॉट आपको लेना है तो ये आप असर्टेन करते हो, तो इसे बोलते हैं असर्टेन गुड्स। जबकि अनसर्टेन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे गुड्स पड़े हुए होते हैं और हमें कौन सा गुड्स मिल रहा है ये बस डिलीवरी के बाद ही आपको पता चल सकता है। तो ये आइडेंटिफाई भी नहीं होता एज वेल एज असर्टेन भी नहीं होता। कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या नाम देने वाले? अनएसर्टेन्ड गुड्स नाम देंगे। ओके, आई होप सबके दिमाग में ये वाली बातें कही होंगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब हम लोग इन सब की एक बार रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स, these are such goods which are in existence at the time of contract of sale। मतलब जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो गुड्स एग्जिस्टेंस में होंगे उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। दोज ओन्ड और possessed by the seller at the time of sale। मतलब जो ओन कर रहा है सेलर या उसके पोजेशन में जो गुड्स होने चाहिए तो उसे बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। बट एग्जिस्टिंग गुड्स फॉलोइंग काइंड्स के हो सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तो जो आइडेंटिफाई होते हैं और एग्री अपॉन भी होते हैं उन्हें हम लोग स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। जैसे एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge। तो आपने ऐसे सेलफोन का वहां पे नाम बोल दिया तो डेफिनेटली आपको वो यही पर्टिकुलर क्या देने वाला है? मोबाइल देगा, तो स्पेसिफिक गुड्स हो गया। वर्लफुल का वॉशिंग मशीन है 7 kg का, तो आप इतना बोलोगे तो वो बराबर आपको वर्लफुल का ही क्या देने वाला है? वॉशिंग मशीन देगा। तो बोलने का मतलब है दिस गुड्स आर व्हाट? स्पेसिफिक गुड्स। ओके, या ए हैड 5 कार्स ऑफ डिफरेंट मॉडल। ए के पास 5 अलग अलग कार है। ही अग्रीड टू सेल हिज फिएट कार टू बी। वो अपनी फिएट कार बी को बेचना चाह रहा है। बी एग्रीड टू परचेज द सेम कार, और बी भी वही कार परचेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि सेल इज फॉर स्पेसिफिक गुड्स एज कार हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उसके पास भले ही अलग अलग कार थी बट आप उसमें से कोई एक ही कार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो आपके लिए स्पेसिफिक गुड्स बन जाएगी। ओके, उसके बाद असर्टेन गुड्स, these are these goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made। ये आइडेंटिफाई कब होते हैं बच्चों? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका खत्म हो जाता है। ये टर्म कहीं डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट में। इन एक्चुअल प्रैक्टिस असर्टेन गुड्स इज यूज्ड इन सेम सेंस एज स्पेसिफिक गुड्स। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा के दिया हो कि भाई ये आपके स्पेसिफिक गुड्स जैसे ही है, इन्हें ट्रीट कैसे करते हैं? स्पेसिफिक गुड्स जैसे ही करते हैं। और आगे लिखा है व्हेन फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी अनसर्टेन गुड्स the number or quantity contracted for is identified, such identified goods are called as ascertain goods। मतलब एक लॉट है तो ये अनसर्टेन गुड्स का लॉट है। इसमें से अगर आप एक लॉट परचेस कर रहे हो, कोई क्वांटिटी उसमें से डिसाइड कर रहे हो तो फिर वो क्या बन जाएंगे? असर्टेन गुड्स बनेंगे। जब वो लॉट में होता है तो ये अनसर्टेन गुड्स होता है। ओके, लेकिन जब आप इसमें से कुछ गुड्स सेपरेट करते हो तब जाके वो क्या बनता है बताना? तब जाके वो असर्टेन गुड्स बनते हैं। ये भी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जब वो लॉट में होता है तब वो अनसर्टेन होता है, लेकिन जब हम उसमें से आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो जाके वो क्या बनता है? असर्टेन गुड्स बनता है। जैसे भाई कॉटन का एग्जाम्पल दिया जो मैंने आपको बोला, 100 बेल से गोडाउन में कॉटन की, उसमें से उसने 50 बेल सिलेक्ट किया
कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके बाद असर्टेनमेंट हुआ तो वो बनेगा असर्टेन गुड्स। ओके, उसके बाद आता है अनअसर्टेन गुड्स। तो देखो ये जो लॉट है इसमें जो गुड्स पड़े हुए हैं ये अनअसर्टेन गुड्स है। ये सिर्फ तब पता चलेंगे जब इसकी डिलीवरी होगी, तब तक ये पता नहीं चलते। गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन, जब तक उन गुड्स को कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, असर्टेन नहीं करता, तब तक वो असर्टेन रहेंगे। और जैसे उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो बेटा वो क्या बनने लगते हैं, असर्टेन गुड्स बनने लगते हैं। जब तक लॉट में है तब तक अनसर्टेन, और उसे अगर आपने किसी ने डिसाइड कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो असर्टेन गुड्स बनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल या डिस्क्रिप्शन से ही क्या हो सकते हैं, डिफाइन किए जा सकते हैं या इंडिकेट किए जा सकते हैं। ओके, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या नाम देने वाले, अनअसर्टेन गुड्स नाम देने वाले। ओके, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स के आपके ये 3 टाइप्स हो गए। आई होप सबके दिमाग में ये बातें अच्छे से ध्यान में रहेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर गुड्स। ओके, फ्यूचर गुड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, मींस गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद जो गुड्स मैन्युफैक्चर होने वाले, जो गुड्स प्रोड्यूस होने वाले, जो गुड्स एक्वायर होने वाले, तो उन्हें आप लोग क्या नाम देने वाले हो, फ्यूचर गुड्स आप लोग नाम दोगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। ओके, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल। बेटा एग्रीमेंट टू सेल बोले तो क्या, आप एग्रीमेंट कर रहे हो सेल करने के लिए, मतलब आप फ्यूचर में सेल करने वाले हो, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। ओके, तो याद रखना जब भी आपके फ्यूचर गुड्स रहेंगे, मतलब जो गुड्स अभी तक बने ही नहीं उसे मैं सेल आज कैसे कर सकता हूं, तो हमेशा याद रखना जब भी आपके फ्यूचर गुड्स रहेंगे तो उससे हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही आपका बनने वाला है। लगा तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, जब भी आपका फ्यूचर गुड्स होगा तो यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल ही होने वाला है, एग्रीमेंट टू सेल ही रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। तो जो गुड्स अपन कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम अवेलेबल नहीं होंगे, एग्जिस्टेंस में नहीं होते, तो उन्हें आप लोग कौन से गुड्स बोलने वाले हो, फ्यूचर गुड्स आप लोग नाम दोगे। आई होप सबके दिमाग में ये बात अच्छे से गई होगी। जैसे 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन इन एज फील्ड, ए के खेत में 1000 क्विंटल पोटैटो प्रोड्यूस करने वाले इज नॉट इलीगल, दो एक्चुअल सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज नॉट पॉसिबल। देखो वो फ्यूचर में जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तब सेल होगा, तो इसका मतलब आज के डेट में तो हम इसे सेल कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो जब फ्यूचर में ग्रो होंगे तब सेल करेंगे, तो ये एग्रीमेंट टू सेल का एग्जांपल हो जाता है। ओके, काऊ का भी एग्जांपल दिया है, पी एग्रीज टू सेल क्यू ऑल द मिल्क दैट हिज काऊ मे यील्ड, मतलब उसकी काऊ जितना भी दूध देगी वो दूध पी क्या करेगा, सेल करेगा क्यू को। अब दूध ही नहीं निकला तो सेल क्या करेगा, तो बोलने का मतलब है ये गुड्स भी कैसे हो गए, फ्यूचर गुड्स हो जा रहे हैं। ओके, ये चीजें भी याद रखो। वैसे टी अग्रीज टू सेल एस ऑल द ऑरेंजेस विच विल बी प्रोड्यूस इन हिज गार्डन, उसके गार्डन में जो भी ऑरेंजेस होंगे तो वो बंदा उसे सेल करने वाला है, बट वो प्रोड्यूस कब होंगे, फ्यूचर में होंगे। आज के डेट पे प्रोड्यूस हो रहे क्या, नहीं, तो ये भी गुड्स आपके कौन से बनेंगे, फ्यूचर गुड्स बनने लग जाएंगे। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। तो जो गुड्स अवेलेबल नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो उन्हें हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, फ्यूचर गुड्स हम लोग नाम देने वाले। ओके, आई होप ये सबके दिमाग में क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंटिंजेंट गुड्स। ओके, द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन कंटिंजेंसी आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। मतलब जिन गुड्स का एक्विजिशन डिपेंड है कंटिंजेंसी पे, कोई एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे, तो ऐसे गुड्स को हम लोग बोल सकते हैं कंटिंजेंट गुड्स। मतलब वो गुड्स हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी काय पे डिपेंडेंट है बताना, कोई अनसर्टेन इवेंट पे है तो उसे आप लोग कंटिंजेंट गुड्स बोलोगे। कंटिंजेंट गुड्स में भी एग्रीमेंट टू सेल ही होता है, मतलब यहां पर भी फ्यूचर में ही आप लोग सेल कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास अगर गुड्स आएंगे तो हम लोग उसे सेल कर पाएंगे। तो बोलने का मतलब है ये कंटिंजेंट गुड्स भी कैसे होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल में ही हिस्सा लेते हैं। ओके, तो ये भी बात आप याद रखना। इन अदर वर्ड्स
like future goods. In case of contingent goods also, property does not pass to the buyer at the time of making sale. प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप. याद रखना बच्चों, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स दोनों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती. प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. देखो बेटा, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं. अगर ये एक पर्टिकुलर बंदा है, इसके पास ऑलरेडी ऐसे बेंच बने हुए हैं और कोई बंदा उसे परचेस करने चाहे, तो अगर बने हुए हैं वो तब का तब उसे क्या कर सकता है, सेल कर सकता है. बेंच की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है. प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप. ओनरशिप उसे ट्रांसफर कर सकता है. ओके, बट अगर ये बेंच रेडी ही ना हो, ओके, ये फ्यूचर में बनने वाले हो, तो क्या आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो क्या आज के डेट में? तो जवाब है आज के डेट में नहीं कर सकते. ये बेंच बनना किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट होगा, तो भी आज ये बेंच की प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते. ये तो जब वो बेंच अवेलेबल होंगे, एग्जिस्टेंस में रहेंगे, तभी हम लोग उसकी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर पाएंगे. तो यही बात यहाँ पे बोली है, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स दोनों में भी प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी आपकी पास नहीं हो पाएंगी. कब? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम नहीं होगी. हाँ, जब गुड्स बन जाएंगे तो उसके बाद जरूर उसे आप लोग प्रॉपर्टी उसके ट्रांसफर कर पाओगे. ओके, एग्जांपल दिया है, A agrees to sell B a Picasso painting provided he is able to purchase it from its present owner. तो A ने अग्री किया कि भाई तेरे को मैं सेल करूंगा पिकासो की पेंटिंग, बट वो तभी सेल कर पाएगा जब उसे प्रेजेंट ओनर से वो मिले. तो बोलने का मतलब है यहाँ पे अनसर्टेन इवेंट आ गया, उसे वो प्रेजेंट ओनर से पेंटिंग मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती. तो यहाँ जब ऐसा आप लोग बोल सकते हो, जब आप लोगों का कंटिंजेंट इवेंट आ जाए, अनसर्टेन इवेंट आ जाए, तो वो गुड्स आपके कंटिंजेंट गुड्स बन जाएंगे. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर अप कर लिया है. ओके, थैंक यू.